साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। साथियों आज हम जीएस का एक सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर आए हैं। साथियों सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, अर्थात इतिहास। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास किसे कहते हैं तो अधिकतर लोगों का आंसर होगा कि प्राचीन काल की जो घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वही हिस्ट्री कहलाता है। साथियों ये बात बिल्कुल सही है, ये बात एकदम सही कहते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आप कहें कि और कोई परिभाषा दीजिए जो इसी से मिलता जुलता हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथियों अगर हम आपसे बात करें कि इतिहास किसे कहते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि हम अभी सपोज करिए हम अभी इतिहास आपको पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अभी दर्शाता है वर्तमान को। ये अभी साथियों किसको दर्शाता है? वर्तमान को दर्शाता है। और वर्तमान में जो है रहकर हम जो है अतीत के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं। देखिए अभी जो है हम जो है इतिहास के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है कहा गया कि वर्तमान में हैं और वर्तमान में रहकर पुरानी घटनाओं को याद कर रहे हैं, यानी कि पुराने समय में जो भी बातें जो भी क्रियाकलाप हुई है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि पुरानी बातों का मतलब हुआ अतीत के बारे में, और यही अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं हम कि वर्तमान में रहकर अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, तो गलत नहीं होगा। साथियों अब बात करते हैं इतिहास को कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं। साथियों अगर बात किया जाए कि इतिहास को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं तो आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप बताएंगे 3 भागों में। पहला भाग साथियों होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास कितने भागों में बटा है तो ज़्यादातर लड़कों का आंसर होता है, स्टूडेंट का आंसर होता है कि 3 भागों में बटा है। वो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास या और जो है कह देते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। साथियों ये बात तो सही है, लेकिन पढ़ाई की दृष्टि से हम इसको जो है क्या कहते हैं बोलते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि इतिहास वास्तव में कितने भागों में बटा है तो वो 3 भागों में होता है। ये पहला हो जाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाता है ऐतिहासिक काल, ये यहीं लिख देते हैं। तीसरा हो जाता है ऐतिहासिक काल, यानी कि इतिहास 3 भागों में बढ़ता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। साथियों हम बताना चाहेंगे यहाँ कि प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कहा जाता है कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने पढ़ा है स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल। साथियों अगर पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता उसको जो है प्रागैतिहासिक काल में लिखते हैं और कहा जाता है
कि यह जो है जैसे पाषाण काल, स्टोन एज को हम जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत लिखते हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि ये जैसे पाषाण काल है, पाषाण काल में हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें जो है कहा जाता है कि पुराने समय में जो है अपने लोगों का जीवन जो है, पूर्वजों का जीवन जो है खाना बदोश था, यानी कि जगह जगह टहल कर जो है, जंगलों में टहल कर जो है अपने भोजन एकत्र करते थे। धीरे धीरे जो है जानवरों को मारने लगे, धीरे धीरे औजारों में परिवर्तन होने लगा। इस तरीके से औजार वगैरह जो है यानी कि स्थितियों में परिवर्तन होने लगा, और यही स्थितियों के परिवर्तन ही जो है 3 भागों में बांट दिया गया, और निश्चित रूप से जो है 3 भागों में बढ़ गया। और यही जो है स्थितियाँ बदली तो साक्ष्य बदले, और साक्ष्य बदले तो ये काल जो है बदल गया। अब साथियों, इसमें जो है हम देखते हैं पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में कुछ और होता है, मध्य पाषाण काल में कुछ और नव पाषाण काल में कुछ और होता है। और पूरा का जो पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल भी जो है कहा जाता है इस तरीके से 3 भागों में बढ़ रहा है ना। और इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं, इसका समय है, और इस तरीके से जो है हम जानते हैं, यानी कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और साथियों, हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य होता है, लिखित साक्ष्य होता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, उसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। साथियों, यानी कि कह देते हैं लिखित साक्ष्य इसमें नहीं है, इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, उसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे साथियों, अगर हम आपको बात करते हैं उदाहरण के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अर्थात इंडस वैली, यहाँ पे देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 400 अक्षर का एक लिपि मिली है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, और इस लिपि का नाम दिया गया है चित्राक्षर शैली, हलावर्क शैली व मुद्रिका शैली के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है जो आज तक पढ़ा नहीं गया है। और ये जो है लिखित साक्ष्य तो इसमें है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। लेकिन साथियों, अगर बात किया जाए एक और उदाहरण हमारे पास आता है वैदिक एज का, वैदिक युग का बात आता है। वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। लेकिन कुछ कहा जाता है वैदिक युग में जो भी जो है कहा गया कि हम पढ़ते हैं, वेदों के बारे में पढ़ते हैं, वेद तो पढ़ा जा सका है, हाँ ये बात है, सही है, लेकिन वैदिक युग को हम आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं, चाहे इसको अपवाद मान लें चाहे कुछ और मान लें। लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान जरूर रखेंगे, भले पढ़ा गया है लेकिन ये चाहे अपवाद स्वरूप मान लें, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो साथियों, अगला ऐतिहासिक काल अगर बारे में बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल वो है जिसका कोई लिखित साक्ष्य होता है, लिखित साक्ष्य होता है, और जो है और क्या कहते हैं, और पढ़ा भी जा सकता है, वो जो है क्या है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि ये जो है इसके उदाहरण के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ा है, और मॉडर्न हिस्ट्री में देख लेते हैं कि ये जो ऐतिहासिक काल है, और मेडिकल हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक काल में हम इतना याद रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, हम बताना चाहेंगे जो कंपटीशन की दुनिया है, इस दुनिया में हमको क्या ज़रूरी है इसको ध्यान रखना है, क्या ज़रूरी है उसको ध्यान नहीं रखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यह होती है कि क्या मुझे छोड़ना है, ये भी हमारे स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता के बहुत धीरे धीरे ही सही जो है जल्दी करीब पहुंच जाएंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता उसको जो है हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। अब पाषाण काल जैसे इसका उदाहरण है स्टोन एज, और
स्टोन एज के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसका जो है किस तरीके से विभाजन किया गया, कितने वर्षों से 5 लाख से कितना तक आया, क्या क्या है ना। और इसमें साथियों हम बताते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जिसका कोई लिखित साक्ष्य तो होता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में 400 अक्षर की चित्राक्षर लिपि मिले जिसको हलावर शैली कहा गया, चित्राक्षर शैली कहा गया और जो है कहा गया गौमूत्रिका शैली भी कहा गया। अब साथियों ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं जिसका लिखित साक्ष्य भी होता है, पढ़ा भी जाता है, यानी कि दोनों काम इसमें हैं। तो आप समझ सकते हो उदाहरण के रूप में देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमको मिलते हैं। और यहाँ पर जो है इसके बाद जो है हिस्ट्री का ये तो भाग हमने डिवाइड किया और प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल से यहाँ पर हम शुरू करेंगे। और साथियों हम बताना चाहेंगे कि पाषाण काल से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे, यानी कि यहाँ पे पाषाण काल से शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब पाषाण काल में साथियों हम बताना चाहेंगे कि पुराने समय में जो मानव का आगमन हुआ, इसमें मानव के जीवन के बारे में बात करते हैं कि इनका खान पान क्या था, इनकी जीवन शैली क्या थी, इनके औजारे कैसे थे, इनके औजारों में परिवर्तन कैसे हुआ यहाँ पर, और इनके वेशभूषा के बारे में बात करेंगे, इनके जो है प्रकृति के बारे में बात करते हैं, आस्था या विश्वास के बारे में बात करते हैं, और इनके जो है विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में बात करते हैं, और इनके खेती किसानी के बारे में बात करते हैं, इनके जो है तरह तरह की जो भी क्रियाकलाप चीज़ें हैं अन्य चीज़ों के बारे में जो है बात करते हैं। कब ये रहने लगे, किस तरीके से रहने लगे, जो है गाँव में बसे, और किस तरीके से लोग आज भी जगह जगह गाँव में जगह जगह क्या हम भी एक गाँव से हैं तो सब लोग गाँव में रहने लगे, शहर बना, किस तरीके से शहर बना, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं। अब साथियों इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम वैदिक युग के बारे में बात करते हैं। वैदिक युग के बारे में बात करते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व के बारे में। इसके बारे में 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बटा है, जो जानते हैं पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, है ना। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं क्या कहते हैं महाजनपद वगैरह में आ जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में आ जाते हैं, वैष्णव धर्म, शैव धर्म के बारे में आ जाते हैं। तो विभिन्न धर्मों का जो उदय होता है इसके बारे में भी जो है पढ़ते हैं। और साथ ही हम बताना चाहेंगे इसके बाद जो है मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से जो हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जो है यहीं पे जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो है हर्षवर्धन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है हम पहुँचते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो हम अरबों का आक्रमण से शुरू करते हैं, तुर्कों का आक्रमण शुरू करते हैं। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल के बारे में बात करते हैं। मुगल काल के बाद उत्तर मुगल के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास में पहुँच जाते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में साथियों हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है हम यूरोपियों का आगमन से पढ़ते हैं। यूरोपियों का आगमन में बार्थोलोमेव डियाज के आगमन से पढ़ते हैं, किस तरीके से जो है आने का प्रयास किया, भारत में आ नहीं पाया। और यहाँ पे वास्को डी गामा जो है किस तरीके से प्रवेश करता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। और कहा जाता है साथियों वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हैं कि 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1497 से चला था। और हम बताना चाहेंगे साथियों कि यहाँ पर कालीकट के बारे में सुने होंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट जगह का नाम है जो यहीं पे कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहीं पे पहुँचते हैं। और यहाँ पर हम और आगे पढ़ते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज आए, किस तरीके से डच आए, किस तरीके से जो है फ्रांसीसी आए, किस तरीके से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, किस तरीके से जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इस तरीके से हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ते हैं, मैसूर के बारे में पढ़ते हैं, मराठाओं के बारे में पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से जो है हम बहुत सारी चीज़, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से हम आधुनिक भारत के इतिहास जो है काफ़ी आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं। इस तरीके के इतिहास काफ़ी जो है इतिहास के बारे में जान लेते हैं। और जो परीक्षा की दृष्टि से साथियों वही हम पढ़ते हैं। और साथियों सबसे पहले हम बताना चाहेंगे ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस एग्ज़ाम की बात करते हैं कि सुपर टेट है या जो भी टेट में, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सुपर टेट में आते हैं। और हम एसएससी बैंक, रेलवे या फिर अधीनस्थ या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो है ले लिया जाए यूपीपीएससी के,
तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो है यूपी पीसीएस के फैक्ट से जाना जाए तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। और साथियों हम बताना चाहेंगे, आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए कायदे से। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। और आपको तब तक के लिए जो है नमस्कार, धन्यवाद।